कोई युवा, कोई यूथ जो डॉक्टर चिन्मय पंड्या के चारों ओर इर्द गिर्द परिक्रमा लगा रहा था 4-5-6 वर्षों से, और वह सार्वजनिक रूप से यदि कहे कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे अपना व्यवसाय स्थापित करना है, इसके लिए मुझे लोग सलाह दे, यदि वह सार्वजनिक रूप से कह रहा है तो निश्चित रूप से अब प्रश्न बहुत बड़ा बनता है कि क्यों हम डॉक्टर चिन्मय पंड्या को यूथ आइकॉन कहें। इंटरनेशनल यूथ आइकॉन के रूप में जो उसे प्रचारित किया जा रहा था, यदि यूथ आइकॉन किसी यूथ का, किसी युवाओं की समस्या का समाधान नहीं कर पाता, वह भी कौन, एक लखीमपुर खीरी का भाई, उत्तर प्रदेश का भाई, जो वर्षों से 5-6 वर्षों से हम लोग देख रहे थे, युग सृजन नाम का एक फेसबुक आईडी चलाता है, और चाहे राजस्थान का कार्यक्रम हो, मुंबई का कार्यक्रम हो, चाहे गुजरात का कार्यक्रम हो, कहीं का भी कार्यक्रम हो, वह खुद उस कार्यक्रम के पहले पहुंच जाया करता था कि अब चिन्मय आने वाले हैं, फलाना ढिकाना ढिमका, वो भोजनालय का दिखाए, वो दिखाए, वो दिखाए। लोगों को आकर्षित करना, लोगों को बुलाने में, भीड़ को बुलाने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है। 4-5 वर्षों में बहुत सारे कार्यक्रमों में, अभी भी बैरागी द्वीप वाले कार्यक्रम में वो सक्रिय था। पर वही व्यक्ति जो सबसे सक्रिय हो, सबसे सक्रिय युवा, वह परसों अपने फेसबुक आईडी में आकर कहता है, और सार्वजनिक रूप से लाइव आकर कहता है कि मुझे सलाह दीजिए, मैं कोई रोजगार चाहता हूं, कोई व्यवसाय करना चाहता हूं। तो फिर चिन्मय पंड्या यूथ आइकॉन कैसे हुआ? भैया, इस परिवार के डीएनए में है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो इनके डीएनए में है। इस बात को समझना पड़ेगा सारे युवाओं को, और इसका इतिहास हम बता रहे हैं। इस इतिहास के बारे में अखिलेश भैया ने कल लेख लिखा, उसमें कहते हैं, अखिलेश पांडे जी, जोधपुर राजस्थान वाले, कभी गायत्री परिवार के सदस्यों की संख्या 15 करोड़ बताई जाती है, कभी 18 करोड़, कभी 20 करोड़। मान लें कि 15 करोड़ ही सही, पूरा लेख पढ़ लीजिएगा, अखिलेश पांडे जी के में है, और कहीं पर मेरे ये में डाले भी हैं मेरे, मैंने उस लखीमपुर खीरी वाले के भाई के बारे में जो लिखा, तो उसमें अपना कमेंट भी पूरा पेस्ट किया है उन्होंने। तो यह संख्या अपने आप में यूरोप के एक देश के बराबर हो जाएगा, यदि 15 करोड़ मान लेते हैं तो। इतनी बड़ी सामाजिक शक्ति से अगर स्वावलंबन को सही ढंग से खड़ा किया जाता तो केवल प्रवचन नहीं, भजन के साथ रोजगार भी दिया जा सकता था। अगर गायत्री परिवार के सदस्य आपस में ही उत्पादन करते और आपस में ही उपभोग करते, और शक्तिपीठों के माध्यम से स्थानीय कार्यकर्ता के उत्पाद देश विदेश तक पहुंचते, ग्रामीण पलायन रुकता, कार्यकर्ताओं की संख्या स्वतः बढ़ती, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में लोभ आधारित कन्वर्जन की जड़ कमजोर पड़ती, लोभ आधारित जो कन्वर्जन होता है वो भी कम पड़ती। इसके लिए ट्रस्ट भी बनाया गया था। अब महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर है, युग चेतना ट्रस्ट इसी के लिए बनाया गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं पुराने कार्यकर्ताओं को, जो जिसको अनुभव है कम से कम 20-25 वर्ष, 30 वर्ष का गायत्री परिवार का, शांति कुंज का। आज जहां पातंजलि भवन बना है, सावित्री भवन के बगल में, सरस्वती भवन के बगल में, दुर्गा भवन के बगल में, और त्रिपुदा के पीछे, वहां पहले स्वावलंबन चलता था, स्वावलंबन केंद्र ही होता था, और उस एक ट्रस्ट बनाया गया था उसके लिए अलग से। और जिसके ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी कौन थे बनाया गया था, ये गुरु जी के जमाने से कौन थे, वीरेश्वर उपाध्याय जी। स्वावलंबन को ही विकसित करने के लिए स्वावलंबी किसी जिले में कोई है, चाहे बस्तर जिले का कोई, या सुकमा का,
जगदलपुर का, रायपुर का कोई जिला में यदि कोई प्रमुख चीज उत्पादित होता है, वह होता है, निर्माण होता है, प्रकृति ने दिया है, तो वहां पर ही कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वहां के युवाओं को रोजगार मिलने लगे। आयुर्वेद से संबंधित कुछ भी, ये केवल छत्तीसगढ़ की नहीं बात कर रहा हूं, हर जिले में कर दिया जाए, ऐसी योजना बनाई गई थी गुरुजी के द्वारा। और इसके लिए वीरेश्वर उपाध्याय जी को ट्रस्ट बनाया गया, और ट्रस्ट में उसको मुख्य रूप ट्रस्टी बनाया गया है कि स्वावलंबन योजना को गति दी। इसके लिए स्वावलंबन केंद्र वहां पर बनाया गया था, वहीं पर प्रिंटिंग हुआ करती थी, सारा प्रिंटिंग प्रेस वहां था। सबको धीरे धीरे करके कमजोर कर दिया गया। और तो और मैं जो एक ट्रस्ट की मीटिंग, प्रणव पंड्या जो मीटिंग लिया करते थे, उस मीटिंग में मैं कई बार भाग लिया हूं। उसमें वीरेश्वर उपाध्याय जी को गरियाया जाता था प्रणव पंड्या के द्वारा, और सब चमचे लोग सुनते रहते थे। हमें को भी एक दो बार बुलाया गया है उस मीटिंग में, तो हम गए हैं अपना रिपोर्ट देने के लिए, जोनल रिपोर्ट देने। वीरेश्वर उपाध्याय जी को गरियाया जाता था, उनके कमियों को बताया जाता था, और ये इशारा किया जाता था कि वीरेश्वर उपाध्याय जी से दूर रखा जाए। परिजन कार्यकर्ता जो वरिष्ठ परिजन है उनको बाइकआउट करें। धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट को कमजोर कर दिया, को ट्रस्ट ही समाप्त कर दिया गया। मुझे याद है मुजफ्फरपुर बिहार, पटना में वाले ने, परिजनों ने ये सब समझ कर वीरेश्वर भाई सबका और लोगों का जो मार्गदर्शन था, उसी के आधार पर मुजफ्फरपुर और पटना में आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्वेदिक जो भी कुछ नेपाल आदि आसपास में जो मिलता है, उपलब्ध है सरल रूप से, सहज रूप से, तो उसको मंगाकर हवन सामग्री बनाया जाता था, जड़ी बूटियों को मंगाकर, और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया था वहाँ के ट्रस्टियों के द्वारा, वहाँ के सक्रिय परिजनों के द्वारा, वरिष्ठ भाइयों के द्वारा। पर उन दोनों को बंद कर दिया गया डॉक्टर प्रणव पंड्या के आदेश पर। आप सोचिए क्या क्या नहीं हुआ है। ये जो नए नए लोग जो आजकल चिन्मय को जो देवता मानने लगे हैं, भैया सावधान, देख लो जो आगे पीछे करने वाले। स्वावलंबन आंदोलन हमारा चल सकता था, करोड़ों युवा हैं, करोड़ों युवाओं को हाथ में रोजगार होता, ये रोजगार के लिए क्या कहता है, परेशान नहीं होते, रोजगार के लिए भीख नहीं मांगते। भीख मांग रहा है जो परिक्रमा कर रहा था चिन्मय का। स्वावलंबन आंदोलन को आगे अखिलेश पांडे जी लिखते हैं, स्वावलंबन आंदोलन बनाने के बजाय उसे बड़ी कंपनियों की तरह परचेज, सेल और सप्लाई सिस्टम में बदल दिया गया। जहां कार्यकर्ता निर्माता बन सकता था, यहां उसे केवल ग्राहक बना दिया गया। आपको ग्राहक बनाया गया है, कार्यकर्ताओं को, परिजनों को, गायत्री परिवार के लोगों को। किसका ग्राहक? आप समय दान करते रहो, अंशदान करते रहो, और प्रणव पंड्या परिवार देश विदेश घूमते रहेगा। वो अपनी चिकित्सा अच्छी से अच्छी करा सकेगा, और अन्य कार्यकर्ता मरते रहे, रोजगार के लिए मरते रहे, दो पैसे के लिए मरते रहे, चिकित्सा के लिए मरते रहे। स्वावलंबन योजना यदि चलती रहती तो आज गायत्री परिवार कहाँ का कहाँ होता, रामदेव का कोई नाम नहीं होता। समझ में आई बात? युवाओं जागो, जागो। उस व्यक्ति, उस परिवार के परिक्रमा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ये लोग यूज एंड थ्रो जानते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई तरीका नहीं है, कोई संस्कार ही नहीं है।